हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे चैप्टर वाइज जो श्रृंखला चल रही थी हमारी यूथ कंपटीशन टाइम की PYQ की, उसी के अंतर्गत हमारा क्या है तो वो है रेयॉन और नायलॉन। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। यहाँ पर रेयॉन और नायलॉन की बात करें तो इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते थे, पहले बने थे, उन पर हम चर्चा करेंगे। पूरी आपको जो PYQ की ये मतलब बुक है 800 कुछ पेजों के प्लस की, वो हमारे टेलीग्राम पर आपको पूरी मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं, तो आप क्या करें वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लें, जिससे कि हमारी कोई भी अपडेट हुई या फिर के नोट्स हुए वो आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाया करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और इसके साथ हमारी जो एग्जाम प्लानर वाली यानी जो वन लाइनर करके फॉर्मेट में बुक चल रही थी, उसको अब हम यूनिट वाइज आपको कवर करा देंगे। यानी आपकी 5 के 5 ब्रांचेस जो हैं, यानी टेक्सटाइल हुआ, फूड हुआ और आपका प्रसार शिक्षा हुआ, स्टेशन एजुकेशन हुआ, इस तरह से उसको पूरा कवर कर देगी वो एक-एक ही वीडियो से। तो चलिए सेशन काफ़ी लंबे हो जाएँगे वो, बट इसलिए करा जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपका क्या है टेक्सटाइल वाला पार्ट वीक है, तो आप टेक्सटाइल वाली वीडियो पूरी देख सकते हैं, उससे एक यूनिट एक बार में पूरी कवर हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं आज अभी जो जिस टॉपिक पे चल रहा है, ये PYQ देख हम क्यों रहे हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कितने भी स्टेट हों जहाँ पे ये हुआ है या फिर सेंट्रल में, स्टेट में, जहाँ कहीं पे भी होम साइंस के पेपर हुए हैं, उन सबको यहाँ पे एक जगह पर रखा गया यूथ कंपटीशन की चैप्टर वाइज श्रृंखला में। तो चलिए PYQ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कहें कि ये रामबाण है तो कोई भी मतलब दोहराई नहीं होगी। तो ये श्रृंखला हमारी कंप्लीट होने के बाद हम बिहार वाला भी लगाएंगे, क्योंकि बिहार में अब तक क्या है, बिहार में अब तक 3 बार एग्जाम हो चुका है, तो इसलिए वहाँ का हमारा TGT नहीं बनता, वहाँ PGT वाला जो पेपर है वो पूरा करेंगे, क्योंकि उसके PYQ भी हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर बात की जाए रेयॉन रेशे का व्यास निर्भर करता है, क्योंकि पेपर का टफ होगा ये मतलब श्योर है, बट वो अपने सिलेबस से बाहर चले जाएगा ये हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हम अपने सिलेबस को कवर करते हुए ये सारे काम करेंगे। रेयॉन रेशे का व्यास निर्भर करता है, तो ये किस पर करता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे इस स्पिन रेट के छिद्रों पर। तो जब आप रेयॉन का प्रोसेस पढ़ेंगे तब देखेंगे कि इसके जो छेद होते हैं उन्हीं पर इसका व्यास निर्भर करता है, क्योंकि अगर इस तरह के छेद हो गए तो इस तरह का व्यास हो जाएगा, अगर इस तरह के हो गए तो इस तरह का, यानी उन छेदों से ही इसके रेशे निकाले जाते हैं, गुजारे जाते हैं। यहाँ पे स्पिन रेट के छिद्रों पर रेयॉन रेशे का व्यास निर्भर करता है। सेलुलोज के द्रव्य पदार्थों को अंगूठी के आकार की धात्विक टोपी के छिद्रों से दबाव द्वारा निकाला जाता है। इन छिद्रों नोजल को स्पिनरेट कहा जाता है। ठीक है, स्पिनरेट कहा जाता है क्योंकि ये उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार रेशम के कीड़े के स्पिनरेट द्वारा किया जाता है। स्पिनरेट के छिद्रों की संख्या कितनी हो सकती है, तो यहाँ 1 से 20,000 के तक होती है, जिसमें से समान आकार के फिलामेंट बाहर निकाले जाते हैं। यहाँ पे एक बात बस अच्छी है कि यहाँ पे जो छिद्र होते हैं वो पहले से तैयार होते हैं, तो एक ही समान के आकार के यहाँ पे फिलामेंट निकाले जाते हैं। रेयॉन को निम्न में वर्गीकृत किया जाता है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो है प्राकृतिक रिजेनरेटेड रेशे के रूप में से वर्गीकृत किया जाता है। याद रखिएगा, रेयॉन को हम किस में रखते हैं, तो यहाँ पे जिसमें प्राकृतिक हो वहाँ पे रखिएगा। प्राकृतिक साथ इसमें क्या करना है आपको, रीजेनरेटेड जो रेशा होता है वो रेयॉन होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, ये कहाँ का है, तो ये हरियाणा PGT का है। रेयॉन को प्राकृतिक रीजेनरेटेड रेशों में वर्गीकृत किया जाता है। मानवकृत रेशों का सामूहिक नाम रेयॉन दिया गया है। इनके कुछ गुण कपास से मिलते जुलते हैं, वह जलाने पर इसमें कपास जैसी गंध व अन्य दृष्टिगोचर होती है। गंध व अन्य लक्षण क्या होते हैं, अगर क्वेश्चन इस तरह से बन जाए कि कपास जैसे लक्षणों वाला कौन सा रेशा है, तो आप उसको रेयॉन बताएंगे, क्योंकि उसमें क्या है, कपास जिनकी तरह रेयॉन में देखिए रेयॉन यहाँ पे दिया जाता है, इसके कुछ गुण कपास से मिलते जुलते हैं और जलाने पर इसमें कपास जैसी गंध और अन्य लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं।
अगर बात की जाए रेयॉन का अर्थ है सूर्य की किरणों को परिवर्तित करना। रेयॉन का क्या अर्थ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप बताएंगे सूर्य की किरणों को परावर्तित करना ही रेयॉन का अर्थ है। ठीक है। रेयॉन के धागे अत्यंत ही कोमल, मुलायम, चमकदार, सूक्ष्म और सुंदर होते हैं। ये देखने में भी रेशम के समान ही लगते हैं, इसीलिए इन्हें कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। रेयॉन को देखिए, इसकी जो भी हमने विशेषताएं पढ़ी वो कॉटन के समान थी, देखने में ये कैसा लगता है, रेशम के समान, इसलिए ये क्या हो जाता है, ये कृत्रिम रेशम की संज्ञा इसको दी जाती है। अगर पूछा जाए ऐसा कौन सा रेशा है जिसको हम कृत्रिम रेशा कहते हैं, तो रेयॉन। ऐसा कौन सा रेशा है जिसको सूर्य की किरणों को यहाँ पे परावर्तित करना कहा जाता है, तो यहाँ पे आप बताएंगे रेयॉन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नायलॉन कपड़े के तंतु इससे बनते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है गलन यानी मेल्ट कटाई से बनते हैं नायलॉन के कपड़े। ये कब पूछा गया, तो ये DSSB में आया हुआ क्वेश्चन है। गलन यानी कताई से नायलॉन के कपड़े तंतु बनते हैं। नायलॉन का आविष्कार सर्वप्रथम 1938 में डॉक्टर यहाँ पे केरार्थर्स ने किया था। यह एक बहुलक रेशा है या कहें कि पॉलीमर फाइबर है। पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि रेयॉन क्या है, तो आप बताएंगे कि पॉलीमर फाइबर है। क्योंकि ये किससे बनता है, तो ये पॉलीमाइड से बनता है। और याद रखेंगे कि इसका आविष्कार कब, तो 1938 ईस्वी में। ये कौन थे, तो वो थे केरार्थर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित फाइबर है जो गैर सेलुलोजिक है, तो गैर सेलुलोजिक कौन है, तो वो नायलॉन होता है, जिसमें सेलुलोजिक की मात्रा नहीं होती, गैर सेलुलोजिक होता है। ये कहाँ का है, तो ये TGT झारखंड का है। निम्न में से नायलॉन मानव निर्मित फाइबर है जो गैर सेलुलोजिक होता है। नायलॉन नामक एक जादुई रेशे की खोज से वस्त्र विज्ञान के इतिहास में नए युग का प्रादुर्भाव हुआ। इस अद्भुत रेशे को विभिन्न रूपों वाला तथा विभिन्न गुण वाला बताया जा सकता है। इसको विभिन्न रूपों वाला तथा विभिन्न गुणों वाला क्या है, बनाया जा सकता है, याद रखिएगा। यहाँ पे एक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन और यहाँ पे एडिपिक एसिड के पॉलीमर को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा नायलॉन। क्योंकि सुपर याद रखिएगा, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे पॉलीमर, इसमें ये दोनों चीज़ें आपको मिलती है। इनमें से कौन सा पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर जो हो जाएगा यानी पुनर्निर्मित, तो रेशे को हम क्या कहते हैं, पुनर्निर्मित रेशा भी कहा जाता है रेयॉन को। ठीक है, ये रिसाइकिल हो सकता है, तो इसे हम पुनर्निर्मित रेशा कहते हैं, या फिर याद रखिएगा रीजेनरेटेड कहते हैं, यानी दोबारा जनरेट यानी पैदा करना। चलिए, बना लेना। अगर बात की जाए यहाँ पे रेयॉन की, तो रेयॉन के 3 टाइप्स होते हैं। आज की वीडियो में हम आपको करा देंगे पुनः, मतलब एक रेशों का चार्ट है वो पूरा करा देंगे, और एक ही चार्ट से आपके रेशे के क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, कभी गलत नहीं होंगे। उस चार्ट को अभी जैसे ही वीडियो कराने के बाद हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, जिससे कि आपके पास उसे आप नोट्स के रूप में कहीं उतार सकें। पुनर्निर्मित रेशा रेयॉन है। इस विधि से 3 प्रकार के रेयॉन बनाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 3 प्रकार के रेयॉन, तो याद रखिएगा। रेयॉन के वैसे भी 3 टाइप्स हैं। यहाँ पे नाइट्रोसेलुलोजिक रेयॉन, यहाँ पे प्रामोमोलियम रेयॉन और विस्कोस रेयॉन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रेयॉन की खोज 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक चमत्कार है। इसे कृत्रिम रेशम कहा जाता है। रेयॉन को क्या कहा जाता है, तो इसे कृत्रिम रेशम कहा जाता है। यह एक मानव निर्मित पहला रेशा है। रेयॉन क्या है, तो ये मानव निर्मित पहला रेशा है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे अधिक मजबूत रेशा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है नायलॉन। नायलॉन क्या है, तो सबसे अधिक मजबूत रेशा है। निम्न में से कौन सा कपड़ा शरीर की आकृति में बहुत करीब रहता है, यानी जैसा आपका शरीर जिस शरीर पे वो पहना जाता है उसी की शेप ले लेता है, इस तरह से इसे समझिए, तो वो होता है रेयॉन का कपड़ा।
जो क्या करता है कि शरीर की आकृति से बहुत करीब रहता है। रेयॉन कपड़ा शरीर की आकृति के बहुत करीब रहता है। इसे कृत्रिम रेशम कहा जाता है। यह मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा है जिसका उत्पादन स्रोत वनस्पतिक सेलुलोज है। रेयॉन निर्माण के लिए कागज, बांस व कागज की लुथी, कपास के यहाँ पे लिनटस आदि को रासायनिक पदार्थों के साथ मिलाकर एक अर्ध तरल पदार्थ बनाया जाता है। इन अर्ध तरल पदार्थों को यहाँ पे स्पिन रेट जो अभी पहले हमने देखा था, उनके छिद्रों से क्या करेंगे, गुजारेंगे। अत्यंत बारीक छिद्रों से होकर गुजारा जाता है। तत्पश्चात नियंत्रित ताप से सुखाकर ठंडे जल में प्रवाहित कर खींचकर वह यहाँ पे क्या करना है, बांध कर अविरल धागा प्राप्त किया जाता है। रेयॉन का शाब्दिक अर्थ है सूर्य की किरणों का यहाँ पे परावर्तन। पॉलीअमाइड रेशे हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा पॉलीअमाइड रेशे कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ऐसे रेशे जो क्या हो जाएंगे ऐसे रेशे जो क्या है पॉलीमर से बनते हैं, तो वो हो जाएगा नायलॉन रेशे। ठीक है, पॉलीमाइड फाइबर्स रेशा नायलॉन होता है। नायलॉन जो फाइबर्स है वो होता है। रेयॉन का निर्माण की सबसे प्रमुख विधि है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विस्कोस विधि। प्रमुख विधि है तो बहुत प्रचलित है ये कौन सी, तो विस्कोस विधि। विस्कोस रेयॉन के विनिर्माण में सही अनुक्रम बताइए। तो जो विस्कोस है उसका निर्माण किस तरह से होता है, तो हमें उसका सही अनुक्रम ढूंढना है। तो पहला क्या हो जाता है, लकड़ी की लुद्धि का अनुकूलन। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, जो लकड़ी की लुद्धि है उसका अनुकूलन। दूसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टीपिंग प्रक्रिया या कहें कि स्टीपिंग प्रक्रिया भिगाने की प्रक्रिया है। और देन इसके बाद काल प्रभावन प्रक्रिया कहा जाएगा। ठीक है, काल प्रभावन प्रक्रिया कहा जाएगा इसको। और देन इसके बाद है मथने की प्रक्रिया। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। विस्कोस रेयॉन के विनिर्माण में सही अनुक्रम हो जाएगा लकड़ी की लुद्धि का अनुकूलन, इस यहाँ पे स्टीपिंग प्रक्रिया या भिगोने की प्रक्रिया, काल प्रभावन प्रक्रिया और मथने की प्रक्रिया। रेयॉन निर्माण करने का सही क्रम दीजिए। तो किस मेथड यानी कौन कौन से हम स्टेप लेते हैं जब हमारा रेयॉन पर तैयार होता है। तो पहले हम कपास को कराएंगे, फिर ऊन को कराएंगे, फिर रेशम को कराएंगे, उसके बाद हम रेयॉन को कराएंगे, क्योंकि रेयॉन क्या है, पहला मानव निर्मित रेशा है। तो इसलिए क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट रेशे हैं जिन्हें हम उनके प्रोसेस से लेकर उनकी पूरी प्रक्रिया तक को कराएंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ हम पहले कौन सी स्टेपों को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है, डुमाना। ठीक है, क्योंकि ये गलाए जाते हैं। फिर क्या होता है, टुकड़े करना। फिर यहाँ पे एंजिंग करना। एंजिंग के बाद तीसरा है एंजिंग। फिर एंजिंग के बाद है यहाँ पे जेंथेसन करना। फिर जेंथेसन के बाद होता है घोलना, और घोलने के बाद काटना, यानी यहाँ पे क्या करना है, स्पिनिंग करना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बनेगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेयॉन के पोशाक में क्रमिक रूप से सिकुड़न होती रहती है। अतः कारण कह रहा है कि अतः इन पोशाकों को सुखाने तथा इस्त्री करने में सावधानी बरतनी चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें सिकुड़न होती रहती है, सही है। क्रमित रूप से यानी क्रम में, और यहाँ पे पोशाकों को सुखाने तथा इस्त्री करने में सावधानी बरतनी चाहिए, ये भी बात सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेटिंग की प्रक्रिया किस रेशे के निर्माण में उपयोगी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है रेयॉन के निर्माण में उपयोगी है। ठीक है, रेटिंग की प्रक्रिया रेयॉन रेशे के निर्माण किया जाता है। इस प्रक्रिया में सेलुलोज के चादरों को कास्टिक सोडा में डुबोकर 50 घंटे गलाने की क्रिया की जाती है।
यहाँ पे अगर बात की जाए डेटिंग का सामान्य अर्थ होता है गलाना या सड़ाना। नाइट्रोसेलुलोजिक रेयॉन के निर्माण करता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स। ठीक है, प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स जो है वो रेयॉन के निर्माता हैं। यहाँ पे नाइट्रोसेलुलोजिक रेयॉन का निर्माण 1855 ईस्वी में जॉर्ज यहाँ पे एडमर्स ने किया था, जबकि 1800 यहाँ पे 84 ईस्वी हिलेरी डी कार्डोनेट ने नाइट्रोसेलुलोज से प्रथम मानव निर्मित रेशा बनाया, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ रेयॉन कहा जाता है। याद रखिएगा, फादर ऑफ रेयॉन कौन है, तो कार्डोनेट, नाइट्रोसेल यहाँ पे हिलेरी, ठीक है, डी कार्डोनेट भी आ जाता है या फिर क्या हिलेरी डी आ जाता है। तो इन्होंने कब 1800 यहाँ पे 84 ईस्वी में यानी 1884 ईस्वी में हिलेरी डी कार्डोनेट ने नाइट्रोसेलुलोज से प्रथम मानव निर्मित रेशा बनाया था। और यहाँ पे याद रखिए नाइट्रोसेलुलोज रेयॉन का निर्माण सन 1855 में एक इन्होंने किया था, तो याद रखेंगे जॉर्ज एडमर्स ने किया था। पहले जॉर्ज एडमर्स ने किया, उसके बाद 1884 ईस्वी में हिलेरी ने, मतलब हिलेरी डी यहाँ पर हिलेरी डी कार्डोनेट ने नाइट्रोसेलुलोज से प्रथम मानव निर्मित रेशा बनाया था। इन्हें फादर ऑफ रेयॉन कहा जाता है। अब क्वेश्चन इस तरह से फंस सकता है कि फादर ऑफ रेयॉन कौन है, तो यहाँ पे पता है कौन, यहाँ पे अगर एडमर्स भी दे दिया और हिलेरी भी दे दिया तो यह विवादित हो जाएगा, बट आपको याद रखना है कि फादर ऑफ रेयॉन कौन जाएगा, तो वो है हिलेरी डी कार्डोनेट, क्योंकि इन्हीं ने प्रथम मानव निर्मित रेशा बनाया था। पता किसने किया इसका, रेयॉन का, तो वो हमारे एडमर्स थे, पर वो स्ट्रक्चर यानी रूप नहीं देख पाए थे। रेयॉन रेशे के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कपास एवं बांस को। कपास को एवं बांस को प्रयोग किया जाता है, नहीं गलाया जाता है। कच्ची सामग्री के रूप में बांस की लुगदी, गोंद, राल, कपास की यहाँ पे पिट्टियाँ और आदि इस्तेमाल किए जाते हैं। रेयॉन एक कृत्रिम तंतु है, परंतु इसका निर्माण मुख्य रूप से वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाली कच्ची सामग्री से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित तंतु है, तो आपको पता ही है कि कौन सा है, तो वो रेयॉन है, जिसे हम मानव निर्मित तंतु कहते हैं। ये झारखंड में आया, टीजीटी पीजीटी यूपी में आ चुका है, याद रखिएगा, काफी इम्पोर्टेंट है। रेयॉन एक मानव निर्मित तंतु या सेलुलोज का प्रयोग कर बनाया जाता है। रेयॉन बनाने के लिए सेलुलोज को ठंडे सोडियम यहाँ पे हाइड्रोक्साइड तथा कार्बन डाई सल्फाइड से यहाँ पे उपचारित करने के बाद इसे धातु वेलनों में बने छिद्रों से होकर तंतु यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल में गिराया जाता है। यहाँ इसके लंबे लंबे तंतु बन जाते हैं। रेयॉन का प्रयोग कपड़ा बनाने, कालीन बनाने अथवा जाली बनाने में किया जाता है। हेक्सामिथिलिन डाइअमीन एक यहाँ पे एडिपिक अम्ल का बहुलक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा वो हो जाएगा नायलॉन 66, इसका ही ये बहुलक है। नायलॉन 66 क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर परिवार के अंतर्गत आता है, जिसे पॉलीअमाइड कहा जाता है। यह है यहाँ पे हेक्सामेथिलीन डाई अमीन तथा एडिपिक अम्ल के बहुलकीकरण से प्राप्त पॉलीमर है। इसकी सर्वप्रथम खोज 1935 ईस्वी में आर्थर बॉलेंस यहाँ पे कैरोथर्स ने किया था। इसके तंतु रेशमी, चमकदार, मजबूत तथा हल्के होते हैं, अतः इनका प्रयोग बृहद पैमाने पर वस्त्र उद्योग में किया जाता है। रासायनिक रूप से नायलॉन है, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पॉलीअमाइड। क्या हो जाएगा, तो पॉलीअमाइड हो जाएगा।
नायलॉन क्या है? तो पॉलीअमाइड रेशे का उदाहरण है। नायलॉन ऐसे छोटे कार्बनिक अणु के बहुलकीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। नायलॉन मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा है, जिसका निर्माण सन 1935 ईस्वी में किया गया तथा व्यापारिक उत्पादन 1939 ईस्वी में शुरू हुआ। नायलॉन का उपयोग मछली पकड़ने वाले जाल में, पैराशूट के कपड़े में और यहाँ पे है टायर, दांत ब्रुश तथा पर्वतारोहण के लिए रस्सी आदि बनाने में किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो पर्वतारोहण होते हैं उनके लिए रस्सी किस रेशे की बनाई जाती है, तो आप बताएंगे कि वो किसकी बनाई जाती है। तो वो यहाँ पे याद रखेंगे कि आपकी जो रस्सी है वो किसकी, तो पॉलीमाइड या कहें कि नायलॉन की बनाई जाती है। ठीक है, नायलॉन की अगर बात की जाए तो ये संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा है नायलॉन, याद रखिएगा, जिसका निर्माण कब हुआ है? तो 1935 में, लियोन से काफी समय बाद। निम्न में से किस यहाँ पे देखिए, निम्न में से किस तंतु में पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नायलॉन। नायलॉन में क्या है? पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है। नायलॉन के तंतु किसी भी प्रकार के रंध्र नहीं होते हैं, अतः इनके द्वारा नमी सोखने का प्रश्न नहीं उठता है। इन तंतुओं में अवशोषण क्षमता नहीं होती है। इस गुण के कारण नायलॉन के वस्त्र धोने के उपरांत शीघ्र ही सूख जाते हैं। रेहन को धोने वाले डिटर्जेंट में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है, यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे रेयन को धोने वाले डिटर्जेंट में होना चाहिए। तो यहाँ पे यार राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है अल्कोहल होना चाहिए। ठीक है, जिसमें आप वॉश कर रहे हैं, जिस डिटर्जेंट को डालकर उसमें अल्कोहल की मात्रा होनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी, वो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अल्कोहल के से तो वो नष्ट हो जाएंगे जैसे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। रेयन सेलुलोज से बना रेशा है, जिससे बने वस्त्रों की सतह चिकनी होने के कारण, धूल के कारण इसमें सटते नहीं। रेयन के वस्त्र अन्य वस्त्रों की अपेक्षा देर से गंदे होते हैं। इनकी शक्ति भिगोने पर कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कृत्रिम रेशे के अंतर्गत निम्नलिखित कपड़े आते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है नायलॉन के कपड़े आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जिन रेशों का निर्माण मनुष्य द्वारा स्वयं किया जाता है कृत्रिम रेशा कहलाते हैं। कृत्रिम रेशे के अंतर्गत नायलॉन तथा इसके बने वस्त्र, पॉलिस्टर, टेरिकोट आदि आते हैं, जबकि कपास, परसन, रेशम तथा ऊन आदि पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं, अतः ये प्राकृतिक रेशे कहे जाते हैं। कृत्रिम कैसे होते हैं? जो मनुष्य ने बनाए हैं या मनुष्य के द्वारा स्वयं बनाए जाते हैं। निम्न में से देखिए, मैं आंसर छुपा लेती हूँ। इन क्वेश्चनों को अगर टाइप कराते हैं और मतलब फिर टाइप कराने के बाद फिर आपके बीच श्रृंखला लाते हैं, जो मैराथन के रूप में आएगी, बट उसमें क्या होता है कि अगर आप टाइप कराते हो कहीं से और मतलब कहीं ना कहीं चार्ज वगैरह सब बढ़ता जाता है, और यहाँ हर चीज़ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है। तो इस कारण यहाँ पे ये कोशिश की जाती है कि आपको जो कंटेंट है वो सीधे सीधे इस तरह से दे दिया जाए कि वो आप तक पहुँच जाए और वो सही फॉर्मेट में पहुँच जाए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, निम्न में से कौन परिवर्तित सेलुलोजिक रेशा है? तो परिवर्तित सेलुलोजिक रेशा कौन हो जाएगा? तो वो रेयन हो जाता है, क्योंकि इस प्रोसेस में थोड़ा समय भी लगता है तथा जैसे जैसे जितने हाथों वस्तुएं पहुंचती है उतने ही उसके प्राइजेस बढ़ते जाते हैं। नायलॉन तंतु की विशेषता है, तो नायलॉन तंतु की क्या विशेषता होती है? तो ये याद रखिएगा, उसमें चमक भी होती है, तनाव सामर्थ्य भी सहन कर लेता है वो, और उसके बाद उसमें प्रत्यास्थता भी होती है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2006 में आया है। ये क्या होता है? तो सिंथेटिक थर्मोप्लास्टिक पॉलीअमाइड होता है, जिसका सूत्र क्या है? तो याद रखेंगे, जिसका सूत्र आपका ये है CONH2।
तो याद रखेंगे इसकी खोज 1935 में निर्मित किया गया था। यह मानव द्वारा संश्लेषित किया गया पहला रेशा। यह काफ़ी चमकीला, तनाव सामर्थ्य तथा प्रत्यास्था तंतु है जिसका प्रयोग जाल, पैराशूट की रस्सी, ब्रुश आदि बनाने में किया जाता है। यही पर्वतारोहियों की रस्सी जो होती है उसमें भी काम आता है। रेयॉन का इतिहास सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो वो थे, याद रखेंगे यहाँ पे काउंट हिलेरी डी कार्डोनेट ने रेयॉन का इतिहास सर्वप्रथम तैयार किया था। सर्वप्रथम तैयार की बात आ रही है, ना कि रेयॉन का फादर पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। अगर रेयॉन के फादर की बात आए तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो याद रखेंगे कि रेयॉन का इतिहास भी किसने तैयार किया है? सर्वप्रथम तो काउंट हिलेरी डी कोऑर्डिनेट। मैंने कहा था ना डी कोऑर्डिनेट होगा तो यही होंगे। और रेयॉन का फादर की भी बात की जाए तो भी यही हो जाएंगे, क्योंकि भाई जिसने इतिहास तैयार किया वही तो पिता हो गया। तो इसलिए काउंट हिलेरी डी कोऑर्डिनेट इसके फादर्स, और इतिहास मतलब इतिहास जिसने तैयार किया वो भी, यानी सर्वप्रथम इन्हीं ने इसकी आइडेंटिफाइन की कि ये कौन है। काउंट हिलेरी डी कोऑर्डिनेट यहाँ पे बेसेन कौन यानी फ्रांस में जन्मे और एक फ्रेंच इंजीनियर तथा उद्योगपति थे। इन्होंने सर्वप्रथम कृत्रिम सेल का निर्माण किया था जिसे रेयॉन कहा गया। रेयॉन सेलुलोज से बना एक कृत्रिम रेशा है जिसका प्रयोग कपड़ा बनाने, कालीन बनाने में, चिकित्सा क्षेत्र में, यहाँ पे लिंट या जाली आदि बनाने में किया जाता है। एक प्लास्टिक रेशा है तो वो है ऑर्लोन। ठीक है, एक प्लास्टिक रेशा है तो वो याद रखिएगा। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो क्या हो जाता है? ऑर्लोन हो जाता है। ऑर्लोन एक प्लास्टिक या यहाँ कहें एक्रिलिक रेशा का उदाहरण है। एक्रिलिक फाइबर या यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर पॉली एक्रिलोनाइट्राइल नामक बहुलक के मोनोमर से बनता है। ड्यूपॉन्ट ने 1941 ईस्वी में एक्रिलिक फाइबर को बनाया था जिसे उसने ऑर्लोन नाम का ट्रेडमार्क दिया, जबकि रेयॉन, नायलॉन तथा डेक्रोन आदि संश्लेषित रेशे के उदाहरण है। जबकि ऑर्लोन क्या है? आपका संश्लेषित रेशे का उदाहरण नहीं है। यह एक प्लास्टिक या फिर कहें एक्रिलिक रेशा है। नायलॉन 6 बनाने की सही क्रम दीजिए। तो जो नायलॉन 6 है उसको बनाने का जो सही क्रम है वो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, नायलॉन 6 बनाने के प्रोसेस पूछा जा रहा है तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका सही क्रम क्या हो जाता है? तो सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा पॉलीमराइजेशन करना। देन इसके बाद जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देन इसके बाद जो हो जाएगा वो है यहाँ पे, याद रखेंगे, रिबन बनाना। फिर रिबन बनाने के बाद चिप्स बनाना। चिप्स बनाने के बाद मेल्टिंग करना। फिर इसके बाद जो हो जाएगा वो है स्प्रिंग करना, और स्प्रिंग के बाद डाइंग और यहाँ पे ट्विस्टिंग करना। तो इस तरह से कांटे देना। तो इस तरह से ये ऑप्शन हो जाएगा। खनिज रेशे, ताप सुनम्य और रेशे एवं पॉलिस्टर रेशे। ठीक है, इनकी बात कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक के उदाहरण है? तो यहाँ पे याद रखेंगे कि कौन कौन से हैं। तो एक हो जाता है एक्रिलिक और दूसरा हो जाता है यहाँ पे नायलॉन। ठीक है, एक्रिलिक और नायलॉन यानी ए और डी। यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पर संघनन बहुलक के उदाहरण नायलॉन और पॉलिस्टर हैं। पॉलिस्टर के कपड़े में उच्च शक्ति लोचदार यहाँ पर पुनर्प्राप्ति क्षमता होती है। संघनन बहुलक 2 या 2 से अधिक यहाँ पे एकलकों के संघनन और छोटे अणुओं जैसे H2O, NH3 और यहाँ पे HCl और ROH आदि के निष्कासन से बने बहुलक संघनन बहुलक कहलाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक एकल में सामान्यतः 2 अभिलक्षणीय समूह होते हैं। उदाहरण के लिए नायलॉन 6 2 अभिलक्षणीय समूह होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पे याद रखिएगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाई हाइड्रिक एल्कोहल की क्रिया से जो तंतु बनता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि वो कौन बनता है? तो यहाँ पे पॉलिस्टर बनता है।
पॉलिस्टर धागे 3 प्रकार के होते हैं, फिलामेंट, टेक्सचर और स्पन धागा। ठीक है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पे डाई हाइड्रिक अल्कोहल की क्रिया से पॉलिएस्टर तंतु बनता है। पॉलिएस्टर तंतु लंबी श्रृंखला वाले पॉलीमर होते हैं। पॉलिएस्टर धागे के 3 प्रकार होते हैं, फिलामेंट, टेक्सचर और स्पन धागा। ठीक है, फिलामेंट, टेक्सचर और यहाँ पे स्पन धागा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उस फाइबर का नाम बताइए जो यहाँ पे डाईहाइड्रिक अल्कोहल की डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया से बनाया जाता है, तो वो हो जाता है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर को देखा जाए तो ये फाइबर का नाम पॉलिएस्टर है जो डाईहाइड्रिक अल्कोहल की डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया से बनाया जाता है। पॉलिएस्टर एक मजबूत रेशा है, इसमें यहाँ पे कड़न सामर्थ्य यानी ब्रेकिंग टेंसिटी उच्च होती है। इसका घनत्व नायलॉन से भी अधिक रहता है। ऑर्लोन के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे कौन से को कच्चे माल के लिए, तो ये था यहाँ पे एक्रिलोसाइट्राइल जो है उसको हम कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, याद रखेंगे ऑर्लोन क्या है, तो ये एक्रिलिक रेशा है। कई बार मैंने रिपीट कर दिया है तो आप भूलेंगे नहीं। संश्लेषित पॉलीमर रेशा है। ये कैसा है, जो सिंथेटाइज पॉलीमर है जो एक काफ़ी जटिल रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप बनता है। अगर ऑर्लोन की आणविक संरचना में पॉलीमर की एक लंबी श्रृंखला यानी चैन होती है जिसमें 85% 85% एक्रोलोनाइट्रिक होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के अणु पाए जाते हैं। यहाँ पर पॉलिएस्टर कपड़े की पॉलीमराइजेशन की डिग्री निम्नलिखित के बीच होती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 115 से 140 के बीच होती है। अगर बात की जाए पॉलिएस्टर कपड़े की पॉलीमराइजेशन की डिग्री 115 से 140 के बीच होती है। पेट्रोलियम की पॉलिएस्टर रेशे के उत्पादन में कच्चे सामग्री यानी रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग किया जाता है। पॉलिएस्टर एक मजबूत रेशा है, इसमें यहाँ पर कड़न यानी सामर्थ्य उच्च रहती है, इसकी प्रत्यास्थता श्रेष्ठ रहती है और स्कंदता भी अच्छी रहती है। एस्बेस्टस के तंतु होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, तो वो खनिज तंतु होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तंतु जिसकी पानी सोखने की क्षमता कम है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नायलॉन। ठीक है, तंतु जिसकी पानी सोखने की क्षमता कम है तो वो हो जाता है नायलॉन। नायलॉन बहुत अधिक आर्द्रता को अवशोषित नहीं कर सकता है। नायलॉन से बने वस्त्र पूरी तरह से गीले नहीं होते। नायलॉन का कपड़ा चिकना होता है, अधिकांश पानी सतह पर से ही फिसलता जाता है। खिलाड़ियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों के लिए काम में आने वाला तंतु है, यानी खिलाड़ियों की जो कपड़े बने होते हैं वो किस रेशे के बने होते हैं, याद रखिएगा स्पेंडेक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो आग बुझाने वाले हैं या कहेंगे आग दमन वाले जो पुलिस वाले होते हैं या वो जो आग बुझाने वाले कर्मचारी होते हैं उनकी जो ड्रेस होती है या कहें कि उनकी जो वर्दी होती है या जो वो कपड़े पहनते हैं वो किस रेशे के पहनते हैं जिससे कि उनको आग नहीं छूती उन रेशों को, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। खिलाड़ियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों के लिए काम में आने वाला तंतु यहाँ पे स्पेंडेक्स है, याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा मानवीकृत सेलुलोजिक तंतु है, तो यहाँ पे ये मानवीकृत सेलुलोजिक तंतु पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा एसीटेट। ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ इसका क्या करते हैं हम, इसका छाता वगैरह भी बनाते हैं। ठीक है, यानी इसके जो क्या करते हैं तो ये सेलुलोजिक होता है, इसमें कारपेंट और क्या बनता है इसका, तो यहाँ पे ड्रिब्रिज और कारपेंट बनाए जाते हैं।
क्वेश्चन था हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कारपेट और यहाँ पे डिब्रीज छाता आदि बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से तंतु लचकदार होते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, लचकदार पूछा है तो वो क्या हो जाएगा, तो ये है नियोप्रीन और आपका स्पेंडेक्स। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। धारीय यहाँ पे आधारीय शास्त्र वस्त्रों के लिए निम्नलिखित तंतुओं में से कौन सा तंतु प्रयोग किया जाता है, यानी आधारीय वस्त्रों के लिए? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे स्पेंडेक्स को क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। किसमें? तो आधारीय वस्त्रों में। पॉलिस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंजक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे एंजोइक्स। एंजॉक्स क्या हो जाता है, तो पॉलिस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तंतु कहा जाता है या रंजक कहा जाता है। ठीक है, एंजॉक्स रंजक का प्रयोग पॉलिस्टर के वस्त्रों के लिए किया जाता है। पॉलिस्टर के तंतु शीघ्र श्रृंखला वाले एवं ये पॉलिस्टर के जो तंतु हैं वो क्या होते हैं, दीर्घ यानी उनकी लेंथ अधिक होती है, दीर्घ श्रृंखला वाले ऐसे बहुलक होते हैं जो कोयले, जल, वायु, पेट्रोलियम से उत्पादित तत्वों से निर्मित किए जाते हैं। पॉलिस्टर के रेशों का विकास के लिए आधारशिला का कार्य नायलॉन के खोजकर्ता WH कथोथर्स के अनुसंधान ने ही किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज फाइल बार बार भाग जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर यहाँ पे थे अभी हम, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी देर हो रही है, उसमें भी ये फाइल यहाँ पे देखते हैं। अभिकथन कह रहा है कि पॉलिस्टर रेशे की पहचान करने के लिए नायलॉन तथा एक्रिलिक की उपस्थिति में उसे गर्म फिनॉल तथा सांद्र यहाँ पे निट्रिक एसिड में घोलकर निकालना आवश्यक है। देखिए ये इस तरह के कारण कथन, मैचिंग फॉलोइंग द मैचिंग, ये वाले जो क्वेश्चन है वो यूजीसी नेट के हैं। तो यूजीसी के जो कैंडिडेट हैं, जो यूजीसी नेट जून वाला देना चाहते हैं, वो क्या करें, इन्हें जरूर देखें और बाद बाकी स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। पर मुझे ये पूरी बुक की श्रृंखला करानी है तो मैंने भी सोचा कि स्किप कर दूं, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में गोला नहीं भरे जाएंगे। बट मेरा बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस तरह का मैं करूँगी तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन दिया है तो पहले तो छोड़ नहीं सकते। दूसरा यूजीसी के नेट का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है, तो जो कैंडिडेट पीजीटी दे रहे हैं इस बार को होम साइंस का, तो वो यूजीसी नेट भी देंगे, जाहिर सी बात है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनके लिए, रामबाण इलाज है या कहें कि रामबाण क्वेश्चन कहे जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पॉलिस्टर रेशे की पहचान के लिए नायलॉन तथा एक्रिलिक की उपस्थिति में उसे गर्म फिनॉल तथा साद्र यहाँ पे निट्रिक एसिड में घोलकर निकालना आवश्यक है। अब यहीं पे कारण को देख लेते हैं कि कारण क्या कह रहा है। तो कारण कह रहा है, यहाँ पे ही कारण पे चलते हैं। यहाँ पे पॉलिस्टर घन फिनॉल तथा सांद्र यहाँ पे निट्रिक एसिड दोनों में अविलय होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोनों ए और आर सही है। सूती पॉलीमर में मुख्य रासायनिक समूह होते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो है कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं। पॉलिस्टर रेशे घुलनशील हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो याद रखिएगा यहाँ पे याद रखना कि किसमें, तो पॉलिस्टर यहाँ पे पॉलिस्टर रेशे घुलनशील हैं तो वो हो जाता है मेटाक्रोसाल में। रेशे जो अग्नि से प्रभावित नहीं होता, अम्ल का असर नहीं होता, यहाँ पे प्लायबल है वह है। तो याद रखिएगा, जैसे मैंने अभी पूछा था, वो मैंने क्या करा था आपसे, नॉर्मली लैंग्वेज में पूछा था, बट उसकी जो लैंग्वेज बनेगी क्वेश्चन की वो इसी तरह से बनेगी। तो याद रखिएगा वो कौन हो जाएंगे, एस्बेस्टस रेशे हो जाएंगे, जिन्हें अग्नि छूती नहीं है, अम्ल भी गला नहीं पाता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बचा पॉलिस्टर रेसे लंबी, यहाँ पे अभी थे, अभी हम यहाँ थे, ठीक है। हम लोग ये नहीं कर पाता। पॉलिस्टर बनता है तो आप बताएंगे पॉलिस्टर किससे बनता है। तो ये बनता है डाईहाइड्रिक अल्कोहल और यहाँ पे डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल से, इससे पॉलिस्टर तैयार होता है। नेक्स्ट देखते हैं पॉलिस्टर रेसे लंबी पॉलीमर के होते हैं, इससे क्या कहा जाता है। लंबी पॉलीमर के होने के कारण इसे टेरिलीन नाम दिया गया है। ये डाई हाइड्रिक अल्कोहल तथा डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का बनता है। नेक्स्ट देखते हैं विस्कोस रेयन बनाने वाले घोल का चिपचिपापन उससे इसमें घुलाकर परखा जा सकता है। तो यहाँ याद रखिएगा कि उसे किसमें घुलाकर परखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 40% एसिटिक एसिड में घुलाकर उसे परखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विस्कोस रेयन सर्वप्रथम इस विधि द्वारा रेयन का निर्माण इंग्लैंड के 3 वैज्ञानिक क्रॉस बीवन पेडल ने 1892 ईस्वी में किया था। यह विधि सस्ती है तथा साथ ही इस विधि द्वारा निर्मित रेयन उत्कृष्ट श्रेणी के होते हैं। 40% एसिटिक एसिड में घुलाकर परखा जा सकता है। पॉलिस्टर तंतु पॉलिस्टर तंतु इसमें घुलनशील हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा वो है मेटाक्रेसोल में क्या है, घुलनशील है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्राकृतिक रेशा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एस्बेस्टस क्या है, तो प्राकृतिक रेशा है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे एस्बेस्टस, सोना, काउन खनिज रेशे, तो यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा। सही सुमेलन इस प्रकार है। रासायनिक रेशे में हो जाएगा नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर और कार्बन फाइबर। प्राकृतिक रेशे में हो जाएगा कपास, पटसन, ऊन और रेशम। कृत्रिम रेशे में हो जाएगा नायलॉन, पॉलिस्टर और टेरिकोट। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तंतुओं का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा खनिज तंतु। तंतुओं को 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक तंतु और संश्लेषित तंतु। प्राकृतिक तंतु ऐसे तंतु जो पादपों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक तंतु कहे जाते हैं, जैसे कपास, रुई, जूट आदि पादपों से प्राप्त होते हैं तथा रेशम, ऊन आदि जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। तो पादपों से कौन होता है, तो जैसे कपास, रुई, जूट आदि पादपों से है और रेशम और ऊन किससे है, तो ये जंतुओं से प्राप्त होती है या फिर प्राणिज रेशा है। अगर इसी में बात की जाए संश्लेषित रेशे की, तो रासायनिक पदार्थों या खनिजों से प्राप्त तंतु संश्लेषित या कृत्रिम तंतु कहे जाते हैं, जैसे रेयन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक आदि संश्लेषित रेशे कहे जाते हैं, जो अभी हमने पढ़े सब। यहाँ पे बात करते हैं विनाइल एल्कोहाइड से बनता है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो है टेरिलीन। क्या बनता है, तो टेरिलीन बनता है। ठीक है, टेरिलीन की देखें इसका भी डिटेल, तो यहाँ पे याद रखिएगा। देखिए आयोग की तरफ से इसको क्या माना गया है, तो इस आंसर को सी माना गया है। अगर क्वेश्चन देखो कभी इस तरह के विवादित क्वेश्चन आते नहीं, क्योंकि ये 2004 से फिर कभी रिपीटेड नहीं हुआ है, तो इसके आने के चांसेस नहीं बनते। बट यहाँ पे फिर भी क्लियर कर लेते हैं कि अगर ये आ ही गया है तो इसका क्या हो, क्लियर हो। तो अगर इस तरह का मिलता है और आपको करके आना पड़े तो आप भी यहाँ पे टेरिलीन ही लगाएंगे। ठीक है, कोई भी विकल्प यहाँ पे सही नहीं है। टेरिलीन, एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेफिथिलिक एसिड जो कि पॉलिस्टर से प्राप्त होते हैं का सिंथेटिक पॉलिस्टर फाइबर है। अमेरिका में यह डेक्रोन के नाम से बाजारों में आया है। ये अमेरिका में कैसे आया है, तो ये डेक्रोन के नाम से बाजारों में आया है। आलोन एक सिंथेटिक फाइबर है और याद रखेंगे जो वाइनिल साइनाइड से संश्लेषित किया जाता है, इसे एक्रिलिक भी कहते हैं, जबकि नायलॉन पॉलीअमाइड रेशे का उदाहरण है। इसे मानव द्वारा संश्लेषित प्रथम रेशा माना जाता है। ठीक है, नायलॉन क्या है, ये पॉलीअमाइड का रेशे का उदाहरण है।
कीड़ों और फफूंदी से निम्नलिखित में से कौन सबसे कम प्रभावित होता है, यानी इसमें जो ऐसा कौन सा रेशा है जिसे कीड़े और फफूंदी नहीं लग सकती हैं। तो याद रखेंगे वो है यहाँ पे संश्लिष्ट तंतु, जिसको कीड़े और फफूंदी से ये प्रभावित नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन अग्नि प्रतिरोधी वस्त्र है, तो वो हो जाएगा इस यहाँ पे याद रखेंगे जिसको आग नहीं छू सकती, या कहें कि वो अग्नि नहीं जिसको छू सकती, तो वो हो जाएगा स्पेंडक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित टेक्सटाइल तंतुओं में से सबसे कम विशिष्ट गुरुत्व किसका है, तो यहाँ पे याद रखेंगे किसका हो जाएगा, तो वो है यहाँ पे आलोपिन का। निम्नलिखित टेक्सटाइल तंतुओं में से सबसे कम विशिष्ट गुरुत्व आलोफिन का होता है। निम्नलिखित में से खनिज तंतु कौन सा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो एस्बेस्टस है। देखिए यहाँ पे दिया गया है एस्बेस्टस के बारे में, जो मैंने आपसे पूछा था। एस्बेस्टस एक कृत्रिम खनिज तंतु है। इसके तंतु अत्यंत कोमल, लंबे, उज्ज्वल एवं बारीक होते हैं। ये ताप के कुचालक होते हैं। इसके द्वारा आग बुझाने वाले पोशाक बनाए जाते हैं, जिसे धातु वस्त्र कहे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तंतु है यहाँ पे हाइड्रोफिलिक नहीं है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा हाइड्रोफिलिक नहीं है। सो एसीटेट जो है वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक नहीं है। जबकि ऊन, रेयॉन और सूती ये सभी क्या है, तो हाइड्रोफिलिक हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया है, जो हमारा चैप्टर था 20 और जिसका नाम था मतलब रेयॉन और नायलॉन। तो इस तरह से रेयॉन और नायलॉन से संबंधित जो भी हमारे क्वेश्चन थे उन्हें कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है, वैसे मैं शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी क्योंकि कुछ कहेंगे शिक्षकगण ये कहते हैं कि आप शॉर्ट वीडियो डाल दिया जा करिए जिसका भी आपको इम्पोर्टेंट बात बतानी है। आज अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा। मैं व्हाट्सअप ग्रुप वो देखूंगी जिसमें मैंने लिंक डाली है जिसकी, तो उस पर भी PDF भेज दूंगी, क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप बहुत होने से ये नहीं पता पड़ता कि कौन से वाले ग्रुप में PDF लिंक डालनी है। तो यहाँ पे PDF जो है वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। किसकी, तो वन लाइनर जो आपको मैं श्रृंखला कराती थी उसकी। अब मैं उसको पूरा के पूरा यूनिट वाइज आपको दे दूंगी, जैसे परीक्षा से पहले परीक्षा की तैयारी, ठीक है। यानी आपका जिस भी मतलब यूनिट कमज़ोर हो बस उसको पढ़ लीजिए, तो आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 101% है। तो इसलिए उसको अब मैं यूनिट वाइज करा दूंगी, जिससे कि पेपर टाइम से पहले आपका उससे कंप्लीट हो जाए। तो जो भी यहाँ पे TGT PGT स्टूडेंट है वो UGC नेट के क्वेश्चनों को ना के बराबर देखिएगा, और जो UGC नेट के भी कैंडिडेट हैं और PGT के भी हैं, TGT के भी, वो UGC के एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा ना। तो क्योंकि यहाँ मैंने दोनों को कवर करा दिया है, क्योंकि मे भी हो सकता है कि जो देखने वाले हैं या विद्यार्थी हैं, जो शिक्षक हैं, वो TGT PGT भी दे रहे हो सकता है UGC नेट दे रहे हो, PGT दे रहे हो, तो ऐसा कुछ डिफाइन नहीं होता। तो इसलिए मैंने इस PDF की कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ा नहीं। बट असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका गोला बनने वाला प्रोसेस नहीं रहेगा, यानी रिटन में आपका एग्जाम होगा, तो इसलिए अब UGC के क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में आने की उम्मीद नहीं बनती है। तो आज की सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। हरियाणा में भी इसी तरह का MCQ टाइप क्वेश्चन नंबर के आपको रिटन फॉर्मेट में वहाँ पे पेपर देने होते हैं, तो इसीलिए अदर राज्यों वाला ट्रेंड यहाँ पे भी फॉलो करा जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है। आपको सेशन कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप हमारे सेशन पर पहली बार आए हैं तो सेशन को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको इस तरह के नोटिफिकेशन, यानी जब भी हम लाइव आएँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और या इस तरह के नोटिफिकेशन से आप अपडेट होते रहें। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।